किसी भी लोकतंत्र की पहचान सिर्फ चुनाव या सरकारों से नहीं होती। उसकी असली ताकत तो उन संस्थाओं में छुपी होती है जो संविधान की नींव को संभाले रखती हैं। आज हम भारत की एक ऐसी ही संस्था को समझेंगे, एक ऐसी संस्था जो शायद देश की सबसे शक्तिशाली ताकत है। सोचिए, भारत की सबसे शक्तिशाली संस्था कौन सी है? क्या वो संसद है जो कानून बनाती है, या फिर सरकार जो देश को चलाती है? नहीं, कई जानकार मानते हैं कि असली शक्ति कहीं और ही है, और वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। चलिए आज इसी की ताकत को परत दर परत समझते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट आखिर है क्या और इसका सफर कैसा रहा है। भारत का संविधान अपने अनुच्छेद 124 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है। अब ये सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत नहीं है, बल्कि ये अपील की अंतिम अदालत है। इसका मतलब ये है कि न्याय पाने के लिए ये आखिरी दरवाज़ा है। यहाँ जो फैसला हो गया वो फाइनल है, उसके आगे कोई और अपील नहीं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाली इस संस्था में कितने लोग हैं? सिर्फ 34। जी हाँ, एक चीफ जस्टिस और 33 दूसरे जज। जरा सोचिए, 125 करोड़ से ज्यादा लोगों के इस देश में संविधान और कानून की रक्षा का अंतिम भार इन 34 लोगों के कंधों पर टिका है। वैसे इस अदालत का इतिहास भी काफी पुराना है। शुरुआत हुई थी 1774 में कलकत्ता में बने एक सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें तब सिर्फ 4 जज हुआ करते थे। लेकिन असली कहानी तो शुरू हुई 1950 में, जब आजाद भारत के संविधान ने उस सुप्रीम कोर्ट को जन्म दिया जिसे हम आज जानते हैं। तो संस्था की बात तो हो गई, लेकिन इसे चलाते कौन है? कौन है वो लोग जो जज की कुर्सी पर बैठकर देश की किस्मत तय करने वाले फैसले सुनाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कोई उस कुर्सी तक पहुंचता कैसे है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना कोई आसान काम नहीं है। पहली शर्त तो ये कि वो शख्स भारत का नागरिक हो। इसके साथ साथ या तो वो कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत की हो। एक तीसरा रास्ता भी है जो बहुत कम इस्तेमाल होता है, कि राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हो। और इन जजों को चुनने का तरीका वो तो और भी ज्यादा अनोखा है। इसे कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो इसमें जज ही जजों को चुनते हैं। भारत के चीफ जस्टिस और 4 सबसे सीनियर जज मिलकर नामों की सिफारिश सरकार को भेजते हैं, और फिर राष्ट्रपति उन नामों पर अपनी मुहर लगाते हैं। एक बार कोई जज नियुक्त हो गया तो वो 65 साल की उम्र तक अपने पद पर काम करता है, और उन्हें हटाना वो लगभग नामुमकिन है। इसके लिए संसद में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की एक बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जज बिना किसी डर या राजनीतिक दबाव के आजादी से फैसले कर सकें। चलिए अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। वो कौन सी ताकतें हैं जो इसे इतना खास और इतना शक्तिशाली बनाती हैं? देखते हैं कि इसके तरकश में कौन कौन से तीर हैं। मोटे तौर पर इसकी शक्तियों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच का कोई झगड़ा। और दूसरा है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी निचली अदालतों, खासकर हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना। ज्यादातर मामले इसी के तहत आते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके पास और भी कई कमाल की शक्तियां हैं। ये राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दे सकता है, ये अपने ही दिए हुए किसी पुराने फैसले को फिर से जांच कर बदल सकता है, और एक है स्पेशल लीव की पावर, जिसके तहत ये देश की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के किसी भी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा सकता है। और हाँ, इसके फैसले हमेशा के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो भविष्य के लिए कानून बन जाते हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी, सबसे अहम शक्ति की, अनुच्छेद 32। इसे खुद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो शक्ति है जो हर एक आम नागरिक को ये हक देती है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कोर्ट 5 तरह के खास आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट्स कहते हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस, जो गैर कानूनी हिरासत से बचाता है। दूसरा मैंडेमस, जो किसी सरकारी अफसर को उसका काम करने का आदेश देता है। तीसरा प्रोहिबिशन, जो निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। चौथा सर्ट्योरारी, जिससे किसी केस को निचली अदालत से ऊपर मंगवाया जाता है। और पांचवां को वारंटो, जिससे पूछा जाता है कि कोई किस हक से सरकारी पद पर है।
ये वो 5 हथियार हैं जिनसे कोर्ट नागरिकों की आज़ादी की रक्षा करता है। इन पांचों में से हेबियस कॉर्पस को समझना बहुत जरूरी है। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है शरीर को पेश करो। अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में ले लिया गया है तो कोर्ट यह आदेश जारी करके पुलिस या अधिकारी को कहता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ और बताओ कि उसे किस कानून के तहत बंदी बनाया गया है। ये किसी भी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा कवच है। तो ये सारी शक्तियां, ये बनावट, ये इतिहास, इन सबको मिलाकर जो एक तस्वीर बनती है वो है सुप्रीम कोर्ट के असली मकसद की। और वो मकसद है संविधान का अंतिम संरक्षक होना। आखिर में सुप्रीम कोर्ट की पूरी भूमिका को बस इन 2 वाक्यों में समेटा जा सकता है: संविधान का संरक्षक और मौलिक अधिकारों का रक्षक। ये सिर्फ एक अदालत नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के उन आदर्शों का पहरेदार है जिन पर हमारा पूरा देश टिका है। तो सुप्रीम कोर्ट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो संस्था है जो कानून का अंतिम मतलब बताती है। यही सुनिश्चित करती है कि सरकारें अपनी हद में रहें और संविधान के हिसाब से काम करें। यही हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की ढाल है और आखिर में यही वो जगह है जो न्याय की आखिरी उम्मीद है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, जब संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था ही अंतिम हो तो फिर उसकी अपनी शक्ति को कौन संतुलित करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी लोकतंत्र में ताकत के संतुलन पर एक गहरी बहस को जन्म देता है।